अच्छा जी, क्या हाल है आप सब लोग, खैरियत से? कुछ थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, आप पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन करा दें थोड़ा सा जी। नाम बता दें, क्या क्या नाम और सीए में आने का ऑब्जेक्टिव क्या है और अब तक की क्या पोजीशन है? कैफ अभी तक चल रहा है, 2 साल हो गए। रीज़न? नहीं, ये तो मुझे भी पता है, पास नहीं हुए। सही है। अच्छा जी, हाँ एफसी किया है अभी। एफसी आरएस यासिर मुजम्मिल जी, अब्दुल करीम मोइस मास एफसी के दादा मेजर फर्स्ट टाइम लॉ दे रहे हैं, आप पहले लॉ दे चुकी हैं, तो कैसा रहा लॉ का एक्सपीरियंस? तब तक कितनी बार दे चुकी हैं लॉ? 2 दफ़ा दे चुकी हैं एंड दे चुके हो तो निकला नहीं लॉ, ठीक है। तो क्या रीज़न लगा कि क्यों नहीं निकल रहा लॉ का पेपर? तैयारी सही नहीं थी। एक बार ही किया तो तैयारी नहीं थी। तो तैयारी किस चीज़ को कैसे डिफाइन करते हो तैयारी को? जब हम कहते हैं ना तैयारी सही नहीं थी, प्रिपरेशन सही नहीं थी, सही से पढ़ा नहीं था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए थे। देखो तैयारी में 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं, जो किसी भी कोर्स में इंपॉर्टेंट होती है। पहली कोर्स कवरेज, फिर आपकी कॉन्सेप्ट्स, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट डिलीवरी ऑन द पेपर। कोर्स कवरेज पूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर भी मसला रहेगा। कोर्स कवरेज की कॉन्सेप्ट किया लेकिन पेपर में डिलीवर नहीं कर पाए, सुबह रात को 2 घंटे सो के चले गए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें पेपर के अंदर, असल जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है पेपर की डिलीवरी, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा हम कोर्स का बैकग्राउंड ले लें, क्योंकि अभी एक न्यू एजुकेशन स्कीम आई है, तो उसमें खासकर आप लोग जो पहले दे चुके हैं, कोर्स के अंदर काफ़ी चेंजेस हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि कैफ 4 का अब जो पेपर है बिजनेस लॉ का, वो पहले जो कैफ 3 हुआ करता था उससे कितना डिफर करता है। पहले क्या स्कीम थी हमारी? पहले हमारे पास जो स्कीम थी कैफ के अंदर बिजनेस लॉ की, उसमें क्या क्या था? बिजनेस लॉ के अंदर हमारे पास 2 स्ट्रीम थी। एक था हमारे पास जिसको मैं कह सकता हूं मर्केंटाइल लॉ, और दूसरा कौन सा था? कंपनी लॉ, ठीक है। ये 2 स्ट्रीम थी। अच्छा, ये स्ट्रीम ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ऐसी है। बिफोर 2013 पहले आपके पास दिस इज 100 मार्क, और दिस इज तो अब हम समझ लें इफेक्टिवली दोबारा से इस मोड पे आ गए हैं जिस जमाने में ये मॉड्यूल बी का पेपर होता था और ये मॉड्यूल डी का पेपर होता था, ठीक है ना। तो अब हमें दोबारा से 100 मार्क्स का मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ का पेपर देना है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो अब हमें इसी के ऊपर फोकस करना है। कंटेंट के अंदर कोई खास चेंज नहीं है, सिलेबस का कंटेंट वही है, बट जो अब डेप्थ होगी पेपर की वो डिफर कर जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे जो आप 50 मार्क्स के ऊपर फोकस कर रहे थे, अब ये 50 मार्क्स का नहीं आएगा बल्कि 100 मार्क्स का आएगा। तो वो लोग तो खासकर रिपीट कर रहे हैं अपनी उसके अंदर कोर्स को, वो थोड़ा सा ये फोकस करें, इसको बिल्कुल नए तरीके से लेके चलें ताकि आपको पेपर को अटेम्प्ट करने में आसानी हो। जो पुरानी चीज़ें हैं डेफिनेटली कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, बट जो एक्सटेंट ऑफ प्रैक्टिस है दैट विल बी चेंज, ठीक है। ये क्लियर है बात यहाँ पे? अच्छा जी, अब जो स्कीम आई है मेरे पास कैफ 4 की, थोड़ा सा पहले सिलेबस को गो थ्रू कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है मेरा, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। किसी ने सिलेबस देखा है वैसे अभी? देखो अभी जो 100 मार्क्स का पेपर आया है उसको मैं 3 मेजर एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं।
एक है मेरे पास लीगल सिस्टम, क्या नाम है, ठीक है। दूसरा है मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद क्या है मेरे पास अदर बिजनेस लॉ। कितने हिस्से हो गए भाई, कितने हिस्से हो गए ये, 3 हिस्से। अब ये 3 हिस्से हुए हैं, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज 50 मार्क्स, ठीक है, तो 50 मार्क्स किस चीज के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो 50 मार्क्स आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और इसके 2 पोर्शन है, एक इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और दूसरी परफॉर्मेंस है। ठीक है, वैसे तो ये ICAP की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट डाउन। ये आपका एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो 8 से 10 मार्क्स का एलोकेट किया हुआ है और बाकी आपके 35 to 40 मार्क्स, 45 मार्क्स इधर से आएंगे। और इसके अंदर क्या गिवन है, इसके अंदर आपके पास पार्टनरशिप है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ साथ कुछ अदर बिजनेस लॉ हैं जो फर्स्ट टाइम आपको दिए गए हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कंपटीशन, ठीक है, और इस तरह के छोटे छोटे लॉ दिए गए। इस अटेम्प्ट के अंदर एक आपके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि ये चीजें तो आपकी होती हैं, ये फर्स्ट टाइम टेस्ट होगा, ठीक है। तो आइडियली जब फर्स्ट टाइम टेस्टिंग होती है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पहली बार नहीं चला जाता, तो आप लोगों ने इस एरिया को भी फोकस ये करना है कि कॉन्सेप्चुअली यू विल बी क्लियर, एग्जाम की प्रैक्टिस प्रॉपर हो, ताकि हम जब इस कोर्स को कवर कर रहे हों तो जो इजी मार्क्स हैं वो हमें उठाने में मुश्किल ना हो, ठीक है। पेपर का पैटर्न अभी तक का ये है कि 30 मार्क्स का आपके MCQs आते हैं और 70 मार्क्स आपके या तो थ्योरी आती है या केस स्टडी आती है, ठीक है। और कोशिश हमारी ये होगी कि हम चाहे MCQs आए या आपके पास थ्योरी के क्वेश्चन आए, वो सारे के सारे हम रिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मैंने वैसे इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी कि NSPEC ने देखने की, वो हुई, किसी को मौका मिला? बिजी थे, कहाँ बता दो यार, मेरी भी थोड़ी सी एनलाइनमेंट वो हो जाएगी, एनरिचमेंट हो जाएगी। ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन है अभी तक? आप लोगों को क्वेश्चन है? ठीक है जी, एक्स्ट्रा तो यार मुझे वापस कर देना। अच्छा यार, ये अभी पढ़ाना मैंने शुरू करना है, इसको रख लो अपने पास, ठीक है। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट जो करेंगे अपना, मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई है इस पेपर की वो ये है कि जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है उसको हम सबसे पहले करें, और इस क्रिटिकल पार्ट को जब हम पहले करें वो इसलिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हम इसको कवर करेंगे उतना टाइम आपको इसकी प्रैक्टिस में और समझने में लगेगा। और इसके जितने लूप होल्स हैं, आपको जो समझ आ रहा है कि यार नहीं फिर क्लास में समझ नहीं आया, सर से दोबारा पूछना है, सर से इसकी दोबारा प्रैक्टिस करवानी है, वो हम इस पे फोकस 50% पे रेगुलरली करते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये पता है कि मुनीर, शफी एंड मी इज गोइंग टू टीच यू, तो कुछ पोर्शन इसमें से आपका मुनीर पढ़ा रहे होंगे, बट जो मेजर पोर्शन होगा वो मेरे पास ही होगा, ठीक है। मैं जिन लोगों ने वीडियो अभी नहीं देखी है, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं। आई क्वालिफाइड इन 2008 फ्रॉम फर्ग्यूसन, और उसके बाद मैंने 2 साल टैक्स एंड लीगल एडवाइजरी में
काम किया था T4 में, जो आप लोग डेफिनेटली अभी फर्म के नहीं हो, आइडिया नहीं होगा। तो मैंने डायरेक्टली शब्बर देदी साहब के साथ और असरा रऊफ पार्टनर होती है उनके साथ काम किया था, ठीक है। और इसी टेन्योर में मैंने 2 बार या 3 बार मैंने मर्केंटाइल लॉ ऑफर किया था उस पुरानी स्कीम में जिसमें 100% कोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ होता था, ठीक है। तो ये पे पूरा कोर्स मैं फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा, मैं ये कोर्स आपका उस जमाने में पढ़ा चुका हूँ, नंबर 1। नंबर 2, देन आई वेंट टू सऊदी अरेबिया फॉर 3 years और 2014 के अंदर फिर मैं वापस आया। जब मैं वापस आया तो 2017 में आई जॉइन IBA और उसके साथ साथ मैं KNS के साथ इंगेज रहा, बट नॉट इन बिजनेस लॉ बट फॉर द सम पोर्शन ऑफ टैक्स, ठीक है, जो कैफ 6 होता था। उस्मान सादिक और मैं 20 आप कब पढ़े आपने? लास्ट टाइम नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने KNS से कैफ टैक्स को मैंने छोड़ा था, मैंने 2 साल 3 साल हो गए, ठीक है ना। बट IBA के अंदर मैं कंटिन्यूसली 4 साल से पढ़ा रहा हूँ और IBA में बिजनेस लॉ मेरे ख्याल से को 6ठी या 7वीं बार ऑफर कर चुका हूँ, ठीक है। और IBA का जो बिजनेस लॉ का कोर्स है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज योर कैफ जो अभी आपको मौजूद है, ठीक है। उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा है, पार्टनरशिप एक्ट है, निगोशिएबल है, बल्कि उसमें एडिशनली टॉर्ट लॉ है जो आपके पास मौजूद नहीं है, और अदर बिजनेस लॉ अभी वहाँ नहीं है, बट डेफिनेटली ये यहाँ पे भी नया इंट्रोड्यूस हुए हैं तो वहाँ पे भी आगे जाके हो जाएंगे, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इन एनी बिजनेस लॉ, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड है और मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि जितने स्टूडेंट मेरे साथ इंगेज हों उनको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें क्लियर हों और एग्जाम फोकस क्लियर हो। देखो इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग शायद कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई कोई नया टीचर है तो भाई पता नहीं क्या हो जाएगा और हमारा फोर्स आउट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, पहली क्लास से मैं तुम लोगों को बहुत एक क्रिटिकल चीज़ बता दूं, CA की फील्ड में आए हो ना, ठीक है, डिपेंडेंस किसी पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं अपनी एग्जाम्पल दूं, BFD के पेपर का नाम सुना है ना, बिजनेस फाइनेंसियन। जब मेरा पेपर BFD का था तो भाई मुझे 3 महीने के लिए पोस्ट कर दिया गया इंटीरियर सिंध के अंदर ऑडिट के लिए। खलील भाई से मैं टीचर वो लेता था, कोर्स ले रहा था। अब 3 महीने जब मेरे आउट हुए वहाँ पे, तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं उसको खुद से पढूं और जो दोस्तों से पेयर करूं, ठीक है। और जब पेपर आया तो डेफिनेटली आपकी अपनी एफर्ट जितनी होती है, टीचर की एफर्ट उसके साथ हमेशा कंबाइन होती है। टीचर सारी एफर्ट लगा दे, आप एफर्ट ना लगा रहे हो, या आप एफर्ट लगा रहे हो टीचर ना लगा रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कंबाइन एफर्ट लगानी होती है। तो जब मैं अपने उस पेपर के अंदर गया तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि ये पेपर मैंने सही किया और मेरा फर्स्ट टाइम अल्लाह का शुक्र है निकल गया था BFD, एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर जो उस टाइम पे आया था, काफ़ी लोगों का रुका था। कहने का मकसद ये है कि यार बिजनेस लॉ या कोई भी सब्जेक्ट हो उसके आप डेफिनेटली रिनाउंड टीचर हर जगह मौजूद होते हैं, बट रिनाउंड टीचर का मतलब गारंटी नहीं होती कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। आप रिनाउंड टीचर से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर कोर्स, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी एंड हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है। ये अगर तुम लोग करोगे ना इंशाल्लाह, और तो तुम ये ज़रूर नोट करना कि जब हम ये कोर्स ख़त्म कर रहे होंगे तो तुम लोगों के पास एम्पल टाइम होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इंशाल्लाह, बट आई नीड योर फोकस ऑल्सो, ठीक है ना। मैं जितना फोकस तुम लोगों को करा लूँ, अगर तुम लोग बिल्कुल 9 सीरियस बैठे रहोगे कुछ नहीं होना। और आमतौर पे अब जो मैं देखता हूँ ये होता है कि भाई स्टूडेंट्स जो है वो अपना शुरू का टाइम जो है वो बड़े सुकून से गुजारते हैं और आखिरी दिन वो कहते हैं चलो भाई अब निकालो, वीडियो निकालो, लेक्चर निकालो, फिर आखिरी के 10-15 दिन में ऐसा होता है कि बस वो सारा कोर्स हमने वहीं कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करो, टाइम को अपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। टाइम ज़ाया करना बहुत आसान काम है, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। स्टार्ट करें अब जरा कोर्स को, किसी को नोट करना ही है? कैमरा का कोई मसला आ रहा है ऑनलाइन में? हाँ अच्छा जी, हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? टॉपिक क्या है हमारा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है? दोनों। हाँ, से सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ ये होता है कि जैसे आपका पाकिस्तान पीनल कोड है, ठीक है, कि आपने अगर कोई भी क्राइम किया है तो उसकी सजाएं क्या होंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सिविल मैटर से रिलेट करता है, ठीक है। और जब हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये कब का लॉ है? 1872 का। ये एक्ट का क्या मतलब है? एक्ट का मतलब है कि दिस एक्ट हैज बीन पास बाय ठीक है। ये लॉ किसने पास किया है? ये पार्लियामेंट ने पास किया है, ठीक है। पाकिस्तान में कोई भी अगर एक्ट बनता है वो कौन पास करती है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है? हमारी सबसे सुप्रीम बॉडी है जो लेजिस्लेशन बनाती है, ठीक है। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बनाती है। ये इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम में हम बहुत डिटेल में देखेंगे, मैं जस्ट एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। पार्लियामेंट का क्या काम है? कानून बनाना, ठीक है। उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। लिख लो, लिखना है लिख लो, ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट है। तो आपका जो लॉ पास करने वाली बॉडी है वो कौन सी है? पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट कौन सी? पाकिस्तान में अगर पार्लियामेंट सिस्टम देखें तो 2 हाउस सिस्टम है। एक कौन है? दूसरा नेशनल असेंबली, ठीक है। तो पहली बॉडी कौन सी है? सेनेट और नेशनल असेंबली। ये दोनों मिलके एक लॉ पास करते हैं जिसको फिर आपका जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है तो वो आपका एक्ट बन जाता है, ठीक है। बात क्लियर है? उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन कराता है? एग्जीक्यूटिव। कौन कराता है उसकी इंप्लीमेंटेशन? एग्जीक्यूटिव। क्या मतलब हुआ? अगर तुम्हारे टैक्स का लॉ पास हुआ है तो कौन पास करेगा? पार्लियामेंट पास करेगी। टैक्स अथॉरिटी पास नहीं करेगी। टैक्स अथॉरिटी पास करेगी तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। पार्लियामेंट कहेगी कि हाँ भाई ये टैक्स नए लगने हैं, इनको एग्जेम्पशन देनी है, ये करना है। उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन कराएगा? उसका रेगुलेटर जो एग्जीक्यूटिव है कौन है? FBR, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। तो वो कौन है? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम ये है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन कराना। अच्छा जी, तो अभी मैं बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कशन कर रहा हूं उस पर फोकस करें। तो पहली बात हमने क्या की कि कौन लॉ को बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है ना। पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना, ठीक है। उसको रेगुलेट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव या रेगुलेटर। लाइक टैक्स का लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। जब वो पार्लियामेंट बना लेगी तो उस लॉ की रेगुलेशन जो है, उसकी जो जितनी भी मॉनिटरिंग है, जो इसकी एग्जीक्यूशन है, वो किसके हाथ में आ जाएगी? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, ठीक है ना। तो FBR इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी हु इज गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट लॉ, ठीक है। इसी तरह जैसे प्रोविंशियल लॉ है, जो सिंध का आपका रेवेन्यू का लॉ है वो है SRB का एक्ट, ठीक है। उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? सिंध रेवेन्यू बोर्ड करेगा, ठीक है। वो किससे इंप्लीमेंटेशन करेगा? टैक्स पेयर से, जिनको टैक्स देना है, ठीक है। अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, देखो आप रेगुलेटर कह रहे हैं कि यार ये चीज के ऊपर आपने टैक्स देना है और मैं कह रहा हूं नहीं देना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट पे जजमेंट कौन देगा? पार्लियामेंट थोड़ी जाएगी। अब तुम क्या, तुम्हें अब जाके पार्लियामेंट के आगे खड़े हो जाओगे कि भाई तुम्हें जाके इस पे बताएं क्या करना है क्या नहीं करना। कोर्ट इज द अथॉरिटी, सिविल कोर्ट इज द अथॉरिटी हु इज गोइंग टू डिसाइड कि यार ये लॉ लिखा गया है, ये इसके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है, नंबर 1। बट जो कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन ये है कि वो लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करके कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर देख भी सकती है कि भाई ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो वो ये काम भी करती है। तो जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की वो काफी बड़ी होती है, खासकर जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर सारा पूरा मैकेनिज्म चल रहा होता है, ठीक है। और कुछ कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स होती हैं या इंटरप्रिटेशंस होती हैं जो फिर पार्लियामेंट में जाती हैं और पार्लियामेंट उसको भी देख रहा होता है, ठीक है। तो ये एक पूरा साइकिल है जो आपका चल रहा होता है, ठीक है।
तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्या मतलब है कि दिस हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट। याद रहेगा ये बात। तो आपका चाहे कोई सा भी एक्ट होगा जहां एक्ट लिखा होगा वो क्या मतलब होगा, पार्लियामेंट से पास हुआ है। कैसे पास हुआ है ये हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू लॉ के अंदर देखेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी है, पहला वर्ड इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, ठीक है। अच्छा भाई, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे पहले हमने इसी वर्ड को समझना है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। बट हम इसको डेफिनेटली, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं बिफोर मूविंग टू दैट डेफिनेशन मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इसको जरा गौर से समझना। एक पार्टी है ए, दूसरी पार्टी है बी, ठीक है। एक पार्टी ए, दूसरी पार्टी, एक अहमद है और एक बाबर है, ठीक है। हाँ, एक अब्दुल्ला एक बिलाल, और कोई नाम सजेस्ट करना है? हाँ, अब वो जो नाम तुम्हारे अंदर है ना, सारे नहीं निकाल देना यहाँ पे, ठीक है। अहमद और बिलाल, ठीक है ना। तो भैया अब्दुल्ला और बिलाल पार्टी हैं। अब्दुल्ला को बिलाल की गाड़ी पसंद आ गई। क्या पसंद आ गई? गाड़ी पसंद आ गई। शुक्र करो गाड़ी पसंद आई। उसने बिलाल को कहा कि ये गाड़ी मैं आपसे, कितने ये 5 मिलियन यानी 50 लाख में खरीदना चाहता हूं, ठीक है। अहमद ने बिलाल को क्या कहा कि मैं ये गाड़ी 50 लाख में, यानी गाड़ी बड़ी होगी, छोटी वाली गाड़ी की बातें नहीं हो रही है, ठीक है। जब तो पसंद आई है, और ये बिलाल जो है ये वैसे भी फ्रीक है, तो गाड़ी रखता भी साफ सुथरी है, ठीक है। तो अब अहमद ने बिलाल को क्या किया, बिलाल को ऑफर दे दी। किस चीज की? कि भाई ये गाड़ी आप मुझे 50 लाख में बेचना चाहो तो बेच दो, ठीक है। बात क्लियर है। बिलाल भाई साहब ने ये ऑफर मना नहीं की। अभी हम पहले वो बात कर रहे हैं, देखो जो कहते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें पहले करेंगे, मना नहीं किया, ठीक है। हर चीज पहले मना मत कर दिया करो, ठीक है। इसने इसको क्या किया, कबूल किया। भाई कबूल एक ही जगह होता है, बाकी जगह एक्सेप्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं अगर आपको एक सिंपल वर्ड में बोलूं, ए ने क्या किया, बी को ऑफर दी, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बुक्स कहां से मिलेंगी, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लें। बुक्स मेरे हैंडआउट आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दिए हैं, आप उसको अपने पास कॉपी करके ओपन कर सकते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बुक से, तो वहां से उसको फोकस करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैं हैंडआउट पे जाने से पहले कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा भाई, बात क्लियर है यहाँ पे। ए ने बी को क्या दी, ऑफर। इधर भाई, इधर फोकस। ए ने बी को क्या दी, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो नाउ दिस इज, अगर मैं कहूं एक्सेप्टेड प्रपोजल, तो बात गलत तो नहीं होगी। ये क्या है, एक्सेप्टेड प्रपोजल। एक बंदा ऑफर देने वाला है, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करने वाला है। वंस द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सेप्टेड प्रपोजल। जिसने ऑफर दी वो कौन है, ऑफरर। लिख लो अपने पास, जिसने ऑफर दी वो कौन है, और जिसको ऑफर दी वो कौन है, ऑफरी। जिसने ऑफर दी, ये एग्जाम्पल भी इसी तरह नोट कर लो। और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, देखो हैंडआउट तो मौजूद है, इसको मैंने जिस तरह की आपकी टेक्स्ट बुक की वर्डिंग होती है उसी पे लिया है, ठीक है। बट एक रजिस्टर रखो जिसपे इस तरह आप एग्जाम्पल, ताकि जब एग्जाम फोकस पढ़ोगे तो उसमें पूरा ये गो थ्रू नहीं करोगे, आपको यही चीजें
यहां से कनेक्ट हो जाएंगी। बट ये इस तरह की डायग्रामिक उसमें आप चीजों को लेके चलते रहो, ठीक है। इसको इसी तरह नोट कर लो। तो ये कौन हुआ भाई? ए ऑफरर, और दूसरी पार्टी कौन हुई? ऑफरी। ठीक है, बात क्लियर है? यहां तक क्लियर हो? और जब एक्सेप्ट हो गया प्रपोजल तो इसको अब हम कहेंगे लीगल जबान में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रॉमिस। क्या कहेंगे? प्रॉमिस। ठीक है, ए ने और बी ने एक दूसरे के साथ क्या कर लिया है? प्रॉमिस कर लिया है। क्या कर लिया है? प्रॉमिस कर लिया है। और जब ये प्रॉमिस कर लेंगे तो द ऑफरर विल बिकम प्रॉमिसर। क्या बन जाएगा? ए कौन है? प्रॉमिसर है। और बी कौन है? प्रॉमिजी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? ए कौन है? ऑफरर या प्रॉमिसर, और बी कौन है? प्रॉमिजी। यहां तक क्लियर हो? ठीक है भाई। तो जैसे ही ये प्रॉमिस बन गया तो ये बन गया प्रॉमिसर और ये बन गया प्रॉमिजी। और ये दोनों ये जो काम कर रहे हैं, जो प्रॉमिस किया है, जो इन्होंने प्रॉमिस किया है, वो किस चीज का प्रॉमिस किया है? दो प्रॉमिस हुए हैं। एक प्रॉमिस हुआ क्या देगा? गाड़ी देगा। दूसरा प्रॉमिस क्या है? पैसे देगा। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये वैल्यू एक्सचेंज हो रही है, ये वैल्यू एक्सचेंज हो रही है। एक तरफ से गाड़ी जा रही है, दूसरी तरफ से पैसा जा रहा है। तो भाई इसको जो समथिंग इन रिटर्न हो रहा है, इसको मैं क्या कहूंगा? कंसीडरेशन। देखो ये वर्डिंग याद रखते रहोगे, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आसान वर्डों में पहले समझ लो, लीगली जब हम पढ़ेंगे तो इसको बहुत आराम से कनेक्ट कर रहे होंगे। तो ये जो दोनों एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? कंसीडरेशन। लिखो अपने पास, कंसीडरेशन क्या है इस प्रॉमिस की? एक की तरफ से कंसीडरेशन क्या है? पेमेंट। बी की तरफ से कंसीडरेशन क्या है? यहां तक क्लियर हो? तो एनी प्रॉमिस विद कंसीडरेशन, जिसके अंदर ये कंसीडरेशन हो, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एग्रीमेंट। हाँ, मैंने आपको चाय की ऑफर की, चाय की ऑफर की, कह रहा हूं मेरे साथ चाय पीने चलो, ठीक है। अब तुम तो कुछ नहीं दे रहे ना मुझे, ठीक है ना। तो मैं तो तुम्हें चाय की ऑफर कर रहा हूं, मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूं, तुमने मुझे कुछ दिया, तो टू वे कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है ना। तो वो प्रॉमिस तो है, नॉर्मल लीगल प्रॉमिस तो है, बट वो कंसिडरेशन उसमें कोई नहीं है। या फिर ये मेरी शादी हुई, मैंने अपनी बेगम से प्रॉमिस किया कि मैं आपको मंथली जो है 50,000 रुपये दूंगा, दे मत देना, जज्बाती मत हो जाना, बट मैंने अपनी बेगम से क्या प्रॉमिस किया? मैं उसे, तो ये 50,000 में दे रहा हूं, दिस इज, ये यहां पे कोई कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बात क्लियर है। या फिर ये आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये सिंगल कंसिडरेशन, सिंगल मूवमेंट हो रही है कंसिडरेशन की, टू वे कंसिडरेशन नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल आएंगी जहां पे कंसिडरेशन टू वे नहीं होगी। अगर टू वे कंसिडरेशन नहीं होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉमिस को, प्रॉमिस तक तो रहेगा, ये एग्रीमेंट नहीं बनेगा, बात क्लियर है। तो कंसिडरेशन इज वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी हम एलिमेंट के ऊपर जब डीप डाइव जाएंगे तो वहां पे हम, अच्छा वो ऑनलाइन वाला कह रहा है कि सर मैंने आपको टाइम भी तो दिया है, वो जब हम चाय वाली बात कर रहे हैं तो दूसरा बंदा वो कह रहा है यहाँ पे कि भाई आपने पैसे खर्च किए तो मैंने आपको टाइम दिया है। देख रहे हैं आप मार्केट में कैसी चीजें चल रही हैं भाई, लेकिन टाइम ठीक है आपने दिया है, लेकिन
टाइम आपकी ये कंसिडरेशन, इस तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं है। टाइम कमर्शियल टाइम थोड़ी दिया आपने। आप क्या कर रहे थे, वेले बैठे हुए हो, मैं आपको ले गया, आप चले गए मेरे साथ, ठीक है भाई। लीगल टर्म में ये कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? चलो अभी सिंप्लीफाइड रखो, यहां तक समझ आ रहे हैं तो, ठीक है। तो एवरी प्रॉमिस हैविंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड, एवरी प्रॉमिस हैविंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड। अभी हम इस हैंडआउट पे जाने से पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो हमने पहली बात क्या की, देयर इज एन ऑफर, देयर इज एन ऑफर एक्सेप्टेड बाय ऑफरी, देन इट विल बिकम प्रॉमिस, ठीक है। और जब प्रॉमिस होगा उस पर कंसिडरेशन होगी तो क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट। यहां तक क्लियर हो भाई? ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं। जब लीगल टर्म में पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा अजीब सा होगा, यार ये क्या हो रहा है, लेकिन यहां जब कनेक्ट कर लोगे तो बहुत आराम से इसको पकड़ लोगे, ठीक है। ऑफर हुई, उसकी एक्सेप्टेंस हुई, तो क्या बन गया, प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस विद कंसिडरेशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। यहां तक क्लियर हो? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब अगर ये एग्रीमेंट, गौर से सुनना, इस एग्रीमेंट के अंदर अभी है, देखो हमने कहां पहुंचना है, इसकी डेफिनेशन में पहुंचना है। अभी हम यहां पे पहुंचे, ठीक है। अभी हम कहां पहुंचे, एग्रीमेंट पे। इस एग्रीमेंट के अंदर मैं एक चीज ऐड कर दूं, वो क्या चीज है, इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। तो इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, इन्फोर्सिबल बाय लॉ समझ आ गई मुझे। एक्चुअल मतलब क्या है, अगर बाद में कोई भी पार्टी इस प्रॉमिस से बैकआउट करेगी तो कानून हरकत में आएगा और कहेगा कि नहीं भैया, या तो आप उसको डैमेजेस पे करो या इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। क्या कहेगा भाई, फर्ज कर लो बी को यहां पे इस प्रॉमिस के बाद सी ने ऑफर दे दी कि भाई आप इस गाड़ी को मुझे 5.5 मिलियन यानी 55 लाख में आप मुझे दे दें, ठीक है। तो क्या बी अब इसको ये पैसे गाड़ी दे सकता है, बोलो भाई? अगर ये बी सी को गाड़ी देगा तो ए बी के ऊपर केस फाइल कर सकता है कि भाई मुझे तो नुकसान हो गया। क्योंकि देखो होता क्या है, आप, अच्छा ये प्रैक्टिकली कैसे होगा, देखो प्रैक्टिकली होता है, जैसे अब आपके तो गाड़ी की एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे जो बिजनेस टू बिजनेस चल रहे होते हैं, भाई शुगर प्राइसेस हाइक हो रही हैं, ठीक है। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई मैं आपको 6 महीने के लिए शुगर जो है वो 60 रुपीज पर केजी पे दूंगा, बट मार्केट प्राइस अब क्या होनी शुरू हो गई, क्या होनी शुरू हो गई, हाइक होनी शुरू हो गई। तो क्या वो पार्टी बैकआउट कर जाएगी? बैकआउट नहीं करेगी, वो क्या करेगी, उस पे रहेगी। क्योंकि जैसे ही वो बैकआउट करेगी दूसरी पार्टी कहां जाएगी, कोर्ट में। तो इन्फोर्सिबिलिटी का क्या मतलब निकला, इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर ये काम पार्टी नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी इस कानून के जरिए इसको इन्फोर्स करा सकती है। बात समझ आ रही है? बात क्लियर है? हाँ यहां तक क्लियर चला, भी सही है, थैंक यू। ऑनलाइन वाले हजरात क्लियर है यहां तक? सही है। तो हमने क्या क्या बात की, इन्फोर्सिबिलिटी की, कि अगर आपकी कोई पार्टी बैकआउट करेगी तो दूसरी पार्टी इसको इन्फोर्स करा सकती है। अच्छा ऐसा नहीं है सिर्फ बी करा सकता है, ए ने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में बैकआउट कर गया। अब बी को जो पार्टी पैसे ऑफर कर रही है वो 45 लाख रुपए कर रही है, तो 5 लाख का नुकसान हो रहा है उसका, हो रहा है। तो बी ए के अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकता है। तो ये जो इन्फोर्सिबिलिटी है इसका भी एक लिटरल मीनिंग हम ये निकाल रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटेगी तो दूसरी पार्टी के पास लीगल राइट, बोलो भाई जोर से बोलो, मौजूद है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो अब जरा हैंड आउट खोलो जी, जरा पास पेपर भी मैं ही कराऊंगा और सारे पेपर मैं ही कराऊंगा, फिक्र ना करें आप। आज तो पहली क्लास है, सारे पास पेपर वगैरह आप मेरे साथ ही करेंगे। ऑनलाइन का क्वेश्चन है। अच्छा भाई
की डेफिनेशंस पेपर, आप जो ऑनलाइन वाले हैं वो जरा ये हैंडआउट खोल लें, पेज नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 1 जरा ओपन कर ले, पेज नंबर 2 है, सॉरी 1 पे तो वो है। क्वेश्चन है कोई, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ, ये बात समझ आ रही है, ये हमने डिस्कस कर ली है। प्रपोजल स्लैश ऑफर क्या है, व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence is called he is said to make a। अब लीगल डेफिनेशन देखा कितनी, जो हमने आसान वर्ड में पढ़ी वो कहाँ चली गई, ठीक है। अच्छा इसका जरा मतलब सुकून से समझ लो ताकि वर्ड बाय वर्ड के मतलब भी तुम्हें आते हो, और इसको लिख भी लो अपने पास हैंडआउट के अंदर। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, या तो कोई काम कर रहे हैं या किसी काम से रुक रहे हैं। रुकने को मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे क्या कर रहा था कि मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा, तो इट इज विलिंगनेस टू डू समथिंग, विलिंगनेस है, ठीक है, इट इज विलिंगनेस टू डू समथिंग। तो इसका क्या मतलब है कि वो एक पार्टी शो कर रही है, सिग्निफाई का क्या मतलब हुआ, शो करना, टू अनदर, ए बी को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। ऑब्टेनिंग द एसेंट का क्या मतलब है, उसको कि भाई इसको बी पार्टी या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। हाँ भाई क्लियर है, ऐसी होता है ना, आपकी लाइफ में भी ऐसी होता है, ऐसा नहीं होता। Such act or abstinence is said to make a proposal। अब इसमें एक वर्ड और है, किसी काम से रुकना। एग्जाम्पल दोगे कोई इसकी? अच्छा जी, सही है जी। तो हम यहां बात क्या कर रहे हैं, किसी चीज से रुकना। तो किसी चीज से रुकने की कोई एग्जाम्पल दो। सर जैसे सारे सीए के इंस्टीट्यूट्स ने एग्रीमेंट साइन कर लिया कि मिड सेशन किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के टीचर को ऑफर नहीं देंगे, मतलब रुकेंगे ऑफर देने से, जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर अपनी ऑफर। बहुत सारे बच्चे ना ग्रुप में ऐड नहीं है, तो उनको कैसे भेजना है, कनेक्ट करके हैंडआउट भेज लो, बता दें बस, ठीक है। आप परेशान नहीं है। तो नीचे से वो कनेक्ट करके हैंडआउट भेज रही हैं, वो लोग जिनको हैंडआउट नहीं मिले, एडमिन अभी उनको हैंडआउट भेज रहे हैं। बट इसमें कंसिडरेशन का है। अब जरा लीगल टर्म में मुझे इसके जवाब दो। तुमने एक बात कही कि भाई मिड ऑफ द सेशन में कोई भी टीचर इधर से उधर नहीं होगा, तो इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के साथ कंसिडरेशन कर रहे हैं, इसमें कोई इंस्टीट्यूट्स के बीच एग्रीमेंट, इसमें इंस्टीट्यूट एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं। इसको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। देखो एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सक्लूसिवली आप किसी जगह पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, ये एक्सक्लूसिवली मैं एक कंपनी का मार्केटिंग हेड हूं, मैं गया आतिफ असलम के पास और उससे कहा कि ये 6 महीने का आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे कि एक्सक्लूसिवली आप मेरे साथ इंगेज रहोगे, किसी और के साथ इंगेज नहीं रहोगे। या एक्सक्लूसिवली अगर आप जैस के ऊपर काम कर रहे हो तो आप यूफोन के साथ काम नहीं करोगे। ये एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होते हैं। तो आप किसी चीज से रुक रहे हो, किस चीज से रुक रहे हो, रुक रहे हैं ना हम किसी चीज से। क्या हुआ, क्या रुक रहे हैं? मुझे लग रहा है कि दिमाग में रुक गए हो। सर्विसेज में भी होता है। आप हमेशा एक एग्रीमेंट करते हो कि भाई किसी एक पार्टी के साथ काम कर रहे हो तो पार्टी आपको रोकती है कि आप दूसरे के साथ इतने टर्म तक के लिए काम नहीं करोगे, ठीक है ना। फर्ज कर लो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ टू एक कंपनी KNS को, अब मैं दूसरे इंस्टीट्यूट को भी सेम सर्विस प्रोवाइड करूं। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट कहे कि नहीं भाई यू आर एक्सक्लूसिवली विद अस, ठीक है। या फिर कोई कंपनी कहे कि भाई एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं उनके साथ इंगेज हूं, मैं उनके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहा हूं और साथ साथ मैंने कॉन्टिनेंटल बिस्किट के साथ भी काम करना शुरू कर दिया। तो दोनों आपस में क्या है, कंपटीशन है। तो मसला आएगा नहीं आएगा, बोलो भाई। क्या नाम है, कहा क्या हुआ, कहा को तो लग रहा है मसले ही मसले आ गए।
क्या देख रहे हो ऐसा यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस तुम कहीं और बैठे हो। इसमें आ रहे वली है भाई, ये वली, ताज नाम चेंज करके वली नाम रख लो अपना। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो? ठीक है, तो किसी चीज से रुकने का काम भी ऑफर हो सकती है, बात क्लियर है? ठीक है, तो किसी चीज का करना, किसी चीज से रुकना, दोनों के प्रपोजल हो सकते हैं। बात एक और मैं एग्जांपल देता हूं। चलो देखो, मैंने तुम्हारे साथ एक बाइंग सेलिंग का एग्रीमेंट किया, ठीक है, 1 लाख की गुड्स तुम्हें दे दी, ठीक है, तुम वो पैसे अब मुझे नहीं दे रहे वापस, ठीक है, ठीक है, पैसे मुझे वापस नहीं दे रहे। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? कोर्ट में केस कर दूं, बात समझ आ रही है? एब्स्टिनेंस का मतलब है किसी चीज से रुकना, ठीक है। एक मिनट रुक जाए, 2 सवाल आए हैं मेरे पास कि बिजनेस लॉस का सिलेबस में क्या चेंजेस और एडिशन है। ये मैंने अपने वीडियो के शुरू में, क्लास के शुरू में बताया है। आपको जब वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं। बट उसके बावजूद भी अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली ऑन द व्हाट्सएप, तो मैं आपको उसको और एक्सप्लेन फर्दर कर दूंगा। एब्स्टिनेंस का मतलब है किसी चीज से रुकना, और मैं इसी की एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप फर्ज कर लें कि एक सिंगर से कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, या किसी मॉडल से या किसी एक्टर से करते हो, ठीक है, तो वो आपका जो टेन्योर होता है उसमें आप उसको एक बाउंड और भी कर रहे होते हो कंसल्टेशन के अगेंस्ट में। वो क्या होता है कि किसी और के साथ आपके जो डायरेक्ट कंपटीशन है, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। तो जब ये आप कॉन्टैक्ट करते हो तो आप उसको स्पेसिफिकली रोक भी रहे होते हैं। अच्छा, मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि एक पार्टी है, मैं पार्टी हूं, मैंने आपको गुड्स दी 100,000 की, अब वो पैसे आप मुझे वापस नहीं कर रहे, ठीक है, ये बात क्लियर है? मेरे पास क्या ऑप्शन मौजूद है लीगल कोर्स? बोलो भाई, कहा क्या करूंगा मैं? कोर्ट जाऊंगा। अब उसकी जगह बीच में एक पार्टी आई, क्या नाम, आपका नाम क्या है? मोहित भाई ने सेटलमेंट कराई, मोहित भाई ने सेटलमेंट कराई। यही तो भाई बात होती है, सेटलमेंट कैसे कराएंगे ये वरना। अब सेटलमेंट क्या कराई कि ये जो पार्टी ताहा है जो 1 लाख रुपए नहीं दे रही, क्योंकि इसके हालात बहुत खराब हो गए और ये बेचारा दर बदर फिर रहा है आजकल, ठीक है, करीब हो गया ये, ठीक है, और ये धरने वरने भी दे रहा है आजकल, ठीक है। तो इसकी और मेरी एक सेटलमेंट कराई कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, बट इसके अगेंस्ट में ये मुझे, क्योंकि पूरा राइट ऑफ का केस बनना था, इसके पैसे नहीं है, बट ये कहीं से अरेंज करके मुझे 70,000 रुपए दे देगा। मैं इस पर अग्री हो गया कि चलो लाख नहीं मिले, कितने मिलेंगे? 70,000 मिलेंगे। तो ये और मेरे दरमियान जो सेटलमेंट हो रही है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं और ये क्या कर रहा है? मैं कोर्ट नहीं जा रहा, नहीं को जरा फोकस करो, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कोर्ट नहीं जा रहा, और ये क्या कर रहे हैं? उसके अगेंस्ट पैसे दे रहे हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो मैंने ऑफर की कि ठीक है मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मुझे इतना अमाउंट सेटलमेंट का दे देगा। सर आपने मेरी एग्जांपल तो बोला कि कंसिडरेशन 2 में ही है, तो अगर एक इंस्टीट्यूट हायर नहीं कर रहा तो दूसरा इंस्टीट्यूट भी हायर नहीं करता, दोनों रिफ्रेन करते, तो कंसिडरेशन दोनों साइड। देखो जो तुम एग्जाम्पल दे रहे हो ना, उसमें जो तुमने कहा कि भाई दोनों तरफ से दोनों ने एक एग्रीमेंट किया कि हम एक दूसरे को हायर नहीं करेंगे, ठीक है, बट ये एग्रीमेंट के अंदर कोई अगर फर्ज कर लो कोई हायर कर लेता है तो कोर्ट में आप क्या जाके पेश करोगे? भाई लॉ के अगेंस्ट या जेल में, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। ऐसा ना करो, ऐसे तो बहुत सारे टीचर जेल में चले जाएंगे, आधा सीए खाली हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हम एक पेपर साइन करते हैं कि भाई ड्यूरिंग द, मतलब आप जब तक जॉब कर रहे हैं तो डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं जा सकते, बट उस साइन करने की कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कंसिडरेशन कुछ नहीं होती, सैलरी हमें मिली है काम करने की। जो कंपटीशन में ना जाने की है वो बिटवीन द कंपनीज मॉरली है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन टाइप का चीज़ है, बट उसमें होता है कि जब आप कोर्ट में जाके खड़े हो गए ना, कोर्ट कहेगी हाँ भाई इसके अगेंस्ट कोई पैसे वैसे दिए, तुमने एडिशन नहीं दिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आप जाके कोर्ट में जेल में नहीं करा सकते बंदे को कि हाँ भाई ये तो देखो बीच कोर्ट छोड़ के चला गया, अब इसको जेल में डालो। ऐसा होता तो फिर तो मसले ही हल हो जाते हैं ना मेरे भाई, ठीक है।
अच्छा भाई, when the person to whom the proposal is made, promise की definition, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, क्या मतलब हुआ assent का? Signifies his assent का मतलब है कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस शो कर दी। लिख लो अपने पास। सिग्निफाइज का क्या मतलब है? शो करना। एसेंट का क्या मतलब है? एक्सेप्टेंस। द प्रपोजल इज सेड टू बी, मुबारक हो यार आप लोगों को, ठीक है, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, मुझे मुबारक हो यार आपको। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम a proposal when accepted become a promise। क्लियर है यहां तक? क्या हुआ? ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? हाँ भाई मौलवी साहब, इतनी मुस्कुराहटें कैसे आ रही हैं? क्या हुआ, खैरियत है? अच्छा भाई यहां तक क्लियर है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted, and once the proposal is accepted become a promise। यहां तक ये बात हमने पढ़ी थी, यहाँ पे ये बात क्लियर है? The person making the proposal is called promiser, and whereas the person accepting the proposal is called क्लियर है? अच्छा एक सवाल पूछूं, गौर से सोच समझ के जवाब देना। प्रॉमिसर कौन होगा? बायर होगा, सेलर होगा? प्रॉमिसर। और ये ऑनलाइन वाले हजरात भी जरा सोच समझ के जवाब दो, प्रॉमिसर कौन होगा? बायर होगा या सेलर होगा? प्रॉमिसर बायर होगा या सेलर होगा? बायर होगा। कितने लोग बायर वाले हैं? बाकी सेलर वाले। भेज दो। यार जनता का पूल करा के देखना चाहिए इस पे, तो बायर होगा सेलर होगा। इसको मिटा दूं? लिख लिया सबने? हाँ जी, सेलर वाले कितने हैं? देखो मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है, दोनों हो सकते हैं। सेलर होगा, बायर होगा? क्योंकि एक पार्टी कह रही है दोनों हो सकते हैं, और ये सिर्फ दो ही हैं जो कह रहे हैं दोनों हो सकते हैं, और कोई नहीं है। ऑलवेज बायर। एक लिख रहा है दोनों में से एक होगा, लेकिन जो ये कह रहा है कि दोनों में से एक होगा, जो कह रहा है कि दोनों हो सकते हैं, ये सही कह रहे हैं। देखो ए, सुन लो मेरे भाई, जज्बाती ना हो। ए ने बी को ऑफर की, जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी, क्या करने के ऑफर की? 50 लाख में क्या करो? गाड़ी बेच दो। बायर कौन है, सेलर कौन है? क्लियर है? प्रोमिसर कौन है इधर? बायर। बेचा कौन बेच रहा है? सेलर। तो सेलर कौन है? दूसरा सिनेरियो, ए ने बी को ऑफर की कि भाई मुझसे ये गाड़ी परचेज कर लो, कितने में? 50 ही रखो यार, डिस्काउंट इतना नहीं करोगी उसको गाड़ी को। अब बायर कौन है? और सेलर कौन है? प्रोमिसर कौन है? तो सेलर और बायर से कंफ्यूज कभी मत होना कि बायर ही हमेशा प्रोमिसर होगा या सेलर ही हमेशा प्रोमिसर होगा। इट्स ऑल डिपेंड हु इज गिविंग द, लिख लो अपने पास,
इट इज ऑल डिपेंड हु इज गिविंग द ऑफर। जो ऑफर देगा वो प्रोमिसर होगा। बात क्लियर है? जो ऑफर देगा वो कौन होगा? प्रोमिसर होगा। दूसरी पार्टी कौन होगी भाई? प्रोमिसी होगी। क्लियर है यहां तक? तो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ को आप समझ आ गए क्या मतलब हुआ? अच्छा, एक वर्ड और है जो शायद तुम लोगों ने इतना फोकस नहीं किया होगा, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। एग्रीमेंट की डेफिनेशन पे आओ। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, सेट ऑफ प्रॉमिस की कोई एग्जांपल दोगे? जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं उनको मैं दोबारा नोट करा दूं कि भाई बायर और सेलर दोनों प्रॉमिसर हो सकते हैं। इट डिपेंड्स हु इज गिविंग द ऑफर। काइंडली नोट कर लें अपने पास और लिख लें इसको। सर इसी एग्जांपल में अगर हम डाल दें कि बी ने बोला कि मैं तुम्हें कार बेच रहा हूँ 50 लाख में, लेकिन उसके साथ तुम मुझे अपनी बाइक दे दो 1 लाख में। तो ये जैसे सेट ऑफ प्रॉमिस देगा उसका पेट्रोल। ये कुछ और चीज है। ये जब मैं ऑफर एक्सेप्टेंस की बात करूंगा तो उस वक्त आएगा कि तुमने काउंटर ऑफर कर दी। अच्छा, वो एक अलग चीज है। अब अभी इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, इसको होल्ड कर रहा हूँ मैं तुम्हारी एग्जांपल को। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लेना, मैं उस वक्त तुम्हें यहीं से एड्रेस करूंगा। मैं अब इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ कि तुमने अपना एक ठेकेदार पकड़ा, तुम्हारे पास प्लॉट मौजूद है घर बनाने। इधर इधर भाई इधर तुमने एक प्लॉट मौजूद है 200 गज का, उस पर आपने क्या बनाना है? घर बनाना है। ठीक है, 200 गज पे बंगला नहीं बनता मेरे भाई। इसका तुम बंगले को कुछ भी बंगले, तुम तो 80 गज को भी बंगला कहते हो, मतलब नहीं है, लेकिन बंगला नहीं होगा वो। बट एनीवे खैर 200 गज पे आपने क्या बनाना है? बंगला बनाना है। बना के छोड़ेगा ये मौलवी साहब, तो वही बना देंगे। ठीक है ना? अब ये जो बनाएंगे 200 गज पे, उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं? कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, पेंटिंग करनी है, इलेक्ट्रिक वर्क करना है, मैकेनिकल वर्क करना है, फर्निशिंग करनी है। एक काम है, एक काम है। आपने कहा कि भाई ये सेट ऑफ काम होंगे और इसकी ये कंसिडरेशन होंगी। तो एक एग्रीमेंट के अंदर ये सारे काम ठेकेदार के साथ आप कर रहे हो, तो क्या ये एक प्रॉमिस है? सेट ऑफ प्रॉमिसेस कर रहा है कि भाई मैं ये कंस्ट्रक्शन करूंगा, ये पेंट लगाऊंगा, ये वाला माल यूज करूंगा, ये फर्निशिंग करूंगा, ये डिजाइन यूज करूंगा। देयर आर सेट ऑफ प्रॉमिस। क्यों? क्योंकि जब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कोर्ट के अंदर आप मुंह उठा के नहीं चले जाओगे कि भाई मैंने तो इससे ये कहा था। कोर्ट में आप बताओगे कि भाई ये ड्राइंग थी, इसके ऊपर इसने ये बनाना था, ये पेंट की प्रिस्क्रिप्शन थी, ये आपके सीमेंट की प्रिस्क्रिप्शन थी, ये इसने ये काम करना था। कोर्ट जब भी तो जज करेगी भाई। कोर्ट अगर किसी को अपॉइंट करेगी कि भाई चेक करो काम सही हुआ है नहीं हुआ है, तो किसी बेसिस पे करेगी। कोई कागज का टुकड़ा होगा ना कि भाई ये सेट हुए थे चीजें। ठीक है, बात में आ रही है? तो सेट ऑफ प्रॉमिस का क्या मतलब है कि एक ही एग्रीमेंट के अंदर मल्टीपल सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रॉमिस भी हो सकते हैं। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है भाई, तो जल्दी से रिकैप करा दो अब तक हमने क्या पढ़ा है। हाँ भाइयों, अब तक हमने क्या पढ़ा है आप बताइए, जल्दी से सारा रिकैप करा दो। अली आपका जो क्वेश्चन है, देखिए जो प्लॉट का कांटेक्ट कर रहा है कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है, वो जो पार्टी ठेकेदार है जिससे वो कांटेक्ट कर रहा है, उसको वो बोलेगा कि भाई आपने ये नंबर ऑफ काम करने हैं। तो ये नंबर ऑफ काम जो है वो डिफरेंट प्रॉमिसेस हैं जो एक ही एग्रीमेंट के अंदर कवर हो रहे होंगे। Why the definition wording is every promise and every set of promise? सही तो लिखा है, क्या मतलब है इसमें? सही लिखा है भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट की कानून की डेफिनेशन है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता और ये सही है। हाँ, बगैर देखे बताओ, बगैर देखे मजा नहीं आएगा ऐसे। हमने शुरू कहां से किया था? बातें नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू किया, चलो वो तो हो गया। ऑफर से स्टार्ट करो। ऑफर
ऑफर देन ता ऑफर उसके बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टी कुछ नहीं बताया मैंने। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हुई? एक्सेप्टेड प्रपोजल, दिस इज प्रॉमिस। ठीक है, भाई देखो लॉ की डेफिनेशन पे एंड है और क्यों नहीं है, एक मिनट रुकना जरा। देखो आप ये कह रहे हो कि एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस एंड एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब ये है कि भाई वो एक प्रॉमिस भी हो सकता है और अगर कोई इसके साथ ही दूसरे प्रॉमिस हैं तो वो भी हो सकते हैं। या एंड का क्या फर्क पड़ना है इसके अंदर? मतलब अगर आप ये पढ़ोगे एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है, उससे इसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, आपका यहाँ पे बात ये हो रही है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इन एन एग्रीमेंट। इसका सिंपल सा मतलब ये निकल रहा है साकिब कि आपका प्रॉमिस के अंदर एक प्रॉमिस भी हो सकता है और उसके साथ साथ मल्टीपल प्रॉमिस भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये डेफिनेशन लॉ की है, लॉ के डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आ सकता एक्सेप्ट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? ऑफर, उसकी एक्सेप्टेंस। तो जब वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड बिकम एक्सेप्टेड प्रपोजल या प्रॉमिस। और पार्टीज कौन कौन दी है? ए और बी का है, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। ठीक है, और आपस में ये दोनों जो एक्सचेंज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ठीक है, और एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। ठीक है ना। अच्छा देखो, जब लॉ की डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए कि भाई इसको डिफाइन करो, तो आप अपनी डेफिनेशन नहीं लिख सकते, ये कहीं भी लिख लो। अगर तुमसे पूछ लिया गया व्हाट इज एन एग्रीमेंट, तो तुम इस डेफिनेशन को ही लिखोगे। देखिए, वर्ड टू वर्ड का मतलब ये होता है कि इसके जो मोटे मोटे कंटेंट है ना, क्या है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस और कंसिडरेशन, ये होना लाजमी है। ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी वो एक अलग बात है, बट आपने ये लिख दिया कि भाई कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्टीज, ये वर्डिंग नहीं लिखनी। आपने किन वर्ड्स को हिट करना है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। ठीक है, ये दो वर्ड अगर नहीं होंगे ना और आप कुछ भी लिखोगे तो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। ये याद रखना, कहीं पे भी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और वहां पे डेफिनेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया, और इसका आसान तरीका ये है कि यू जस्ट नीड टू, मतलब आप बोलते रहोगे खुद ब खुद आपके ध्यान पे आ जाएगी, मतलब ये कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई, क्या है ये भाई? एग्रीमेंट। एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है? एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, द पार्टी हु इज मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर, सॉरी प्रॉमिसर। ठीक है, और जो दूसरी पार्टी है वो कौन सी है? प्रॉमिसी। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है? प्रॉमिसी है। बात क्लियर है? यहां तक ये कौन से, देखो ये सारी की डेफिनेशंस हैं जो जब लीगली हम आगे पढ़ते जाएंगे तो उसमें फिर हम पीछे पढ़ के जाएंगे प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है, या एग्रीमेंट क्या होता है, या कंसिडरेशन क्या होती है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके पास होने चाहिए। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 10 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पूछा गया कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट एग्रीमेंट्स आर। ये फिर तो मजा ही नहीं आएगा ना फिर भाई, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। सेक्शन 10 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कौन से एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि बाय डेफिनेशन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान सिर्फ एक चीज का फर्क है। किस चीज का फर्क है भाई?
सेक्शन 10 इसका जवाब खुद दे रहा है कि भाई कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं, एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, और ये जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा हम पहले इसको पढ़ लें फिर समझते हैं। पेज नंबर 2, ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री consent, competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not hereby expressly declared as a void। उन्होंने कहा कि ये 5 चीजें अगर आपके एग्रीमेंट में होंगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये 5 चीजें क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट भारी चीजें। ठीक है, क्या क्या उन्होंने बोला, फ्री कॉन्सेंट, बोलो ये वर्ड तुम्हारे मुंह पे होने चाहिए, फ्री कॉन्सेंट, कॉम्पिटेंसी या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, इसको लिख लो आगे, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अली यहां पे बात हो रही है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो लॉ खुद सवाल कर रहा है, खुद जवाब दे रहा है कि हाँ कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक पहुंचेंगे। वो कह रहे हैं कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक पहुंचेगा जिसके अंदर ये 5 चीजें होंगी। कौन कौन सी हैं, फ्री कॉन्सेंट, पहला क्या है, फ्री कॉन्सेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ठीक है, इन्हीं को आगे इसके अंदर आगे मार्क करके लिख लो, इन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 और पीछे जो एग्रीमेंट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये कोर एलिमेंट है, फिर कुछ और आएंगे, भर्ती के भी आएंगे, लेकिन ये कोर एलिमेंट है। क्या क्या एलिमेंट्स है, देखो पहला एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला क्या चीज है, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट से पीछे की जितनी चीजें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स में आ गए। एलिमेंट्स क्या है, एग्रीमेंट के एलिमेंट्स क्या है, बात सुनो सवाल समझो। एग्रीमेंट के एलिमेंट्स क्या है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, यही है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये मिला के क्या बनाता है, एग्रीमेंट। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन इज द एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, क्योंकि एग्रीमेंट इज अ एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट के जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट के भी एलिमेंट होंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के लिए आगे चले तो फ्री कॉन्सेंट, बोलो फ्री कॉन्सेंट, कैपेसिटी, क्या नाम क्या हुआ, मुजम्मिल, क्या बोले हमने, जल्दी बताओ, बोलो बोलो, बोलते जाओ। फ्री कॉन्सेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, लीगल फॉर्मेलिटीज। नीचे चलेगा तुम, थोड़ा सा यहाँ पे रहो भाई। अच्छा एक चीज नोट करो, कंसिडरेशन ऊपर भी आ रहा था, कंसिडरेशन एग्रीमेंट का पार्ट था, कंसिडरेशन नीचे भी आ रहा है, बट एक वर्ड के साथ आ रहा है, लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एम्फेसाइज ये हो रहा है कि कंसिडरेशन भी होना जरूरी है और लॉफुल भी होना जरूरी है। बात क्लियर है? ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, तो ऑल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे अगर उनमें ये 5 चीजें, और इन्हीं 5 चीजों को, और जो एग्रीमेंट के एलिमेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात क्लियर है? तो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपके कोर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो गए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कॉन्सेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, इसको अभी हम टच बेस्ड पे कॉन्सेप्चुअली फ्रेमवर्क में समझेंगे, और एसेंशियल का जो आपका पार्ट है सिलेबस का, हर एसेंशियल जो अभी आपके पास आएंगे उसका स्पेसिफिकली पूरा चैप्टर मौजूद है। यानी ऑफर एक्सेप्टेंस इज अ कंप्लीट चैप्टर, कैपेसिटी ऑफ पार्टी इज अ कंप्लीट चैप्टर, कंसिडरेशन इज अ कंप्लीट चैप्टर। पास में आ रही है? वॉइड एग्रीमेंट्स इज अ कंप्लीट चैप्टर। तो ये अब जब आप एसेंशियल पढ़ोगे तो वो सारे यहां से क्या हो रहे होंगे, कनेक्ट हो रहे होंगे। बात क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो हमने
आज इसके कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि इनके मतलब लिटरल मीनिंग क्या है, उसके बाद हमने इसको चैप्टर के अंदर डीप डाइव करना होगा कि इसके मतलब फर्दर क्या क्या निकलते हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? ये आ गया, अभी नीचे लिखे मैंने। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब इसको अगर हम बात करें तो ये 8 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अगर देखो देयरफॉर फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें कुछ फर्दर एड ऑन है जो लीगल केसेस चले हैं उसके हिसाब से हैं, वो मैं जरा आइडेंटिफाई भी कर देता हूं। ऑफर एक्सेप्टेंस ऊपर आ रहा था, ऑफर एक्सेप्टेंस ऊपर आ रहा था। इंटेंशन टू क्रिएट, इसको हाईलाइट कर लो, ये ऊपर नहीं था, बट दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। फ्री कॉन्सेंट आ रहा था, कैपेसिटी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, लीगल फॉर्मेलिटीज, इसको भी हाईलाइट कर लो। 2 चीजें हमने ऐड कर दी इसके अंदर, लीगल फॉर्मेलिटीज और इंटेंशन टू क्रिएट। बात क्लियर हो गई? तो अब एलिमेंट्स के नाम तो पता चल गए भाई, हम जरा इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लें, बट नाम पता चल गए। जल्दी से बता दो कौन कौन से हैं। वही एक भाई जिससे पूछा वो बताएगा। Pre-consent, capacity of parties, lawful consideration, lawful object, not expressly declared void, legal formality. लीगल फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। अब ये जितने हैं क्या कहते हैं, इन सबको हमने फोकस करके पहले इनके मतलब समझने, ठीक है ना। पहला क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को तुम समझ चुके हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को तुम समझ चुके हो, उसको मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज टू एन एग्रीमेंट। भाई मैं शीशे के आगे खड़ा हुआ, मैंने अपने आगे मैंने कहा कि यार ये गाड़ी मुझसे 50 लाख में ले लो, और शीशे से मैंने खुद ही जवाब दे दिया कि गाड़ी में आपसे 50 लाख में देने को तैयार हूँ। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट? मैंने सेल्फ अंदर कोई कमिटमेंट की है कि आज से मैं अच्छा इंसान बन के रहूंगा, तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस ये आपका और आपका अपना मामला है, इसका कॉन्ट्रैक्ट लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ भाई, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, मस्ट बी, हो सकते हैं, मैं ये नहीं कि 2 से कम नहीं हो सकते, 2 से कम में कैसे करोगे, ठीक है ना। वो सेल्फ कमिटमेंट आपकी होगी, पर्सनल कमिटमेंट होगी, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बात समझ आ रही है? और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो सकता है भाई। देयर मस्ट बी डेफिनेट ऑफर एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे तो मैं यहाँ पे अभी एक एग्जाम्पल कोड कर रहा हूँ, ठीक है। अनकंडीशनल और डेफिनेट ऑफर का क्या मतलब है, ठीक है। आगे जब हम ऑफर एक्सेप्टेंस का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको बहुत डीप डाइव देखेंगे। ए ने 2 एग्जाम्पल है, ले लो। पहली एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अच्छा भाई हम यहां पे पहले बात कर रहे हैं डेफिनेट ऑफर की। डेफिनेट ऑफर का क्या मतलब है कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। भाई आप घर गए, आपकी बेगम ने सुबह आपको कॉल की ऑफिस में कि भाई आप क्या बनाऊं मैं आज खाने में, आपने क्या जवाब दिया? अच्छा भाई वो शुरू के 6 महीने की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, मैं 8 साल हो गए ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप क्या जवाब देते हो इवेंचुअली जब आगे चले जाते हो? कुछ भी बना लो। अब रात को उसने बना ली सब्जी या दाल बना ली, ये क्या कुछ और नहीं मिला था? तो आप 8 साल हो गए, आपका दिमाग वो बाहर से खाता है, तो फिर घर में कुछ और हो जाएगा फिर। या आप जब खुद आपके 8 साल होंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा सीए के 6 साल बहुत बेहतर थे। ठीक है जी। तो आपने कोई डेफिनेट जवाब दिया था? आप कहते कि यार ये बना लो, और वो नहीं बनता तो एक अलग बात थी। आपका कुछ भी बना लो, जो दिल चाहे बना लो। अब जो दिल चाहे में उसने कुछ बना लिया, आपको समझ नहीं आया, हो सकता है? हो सकता है ना भाई। बट घरेलू उसमें क्या मसला है
कि भाई देखो अब इट्स अप टू यू कि आप डोमिनेंट हो या वो डोमिनेंट है। अगर वो डोमिनेंट है तो आप चुपचाप खाओ और सो जाओ, और आप डोमिनेंट हो तो बोलो कि भाई मेरा कहीं पे कुछ कमिटमेंट है, ऑफिशियल कमिटमेंट है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर जो तहा ने बताया बाहर से कोई अपना अरेंजमेंट करके जाओ, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब लीगल किसी रिलेशन में जा रहे हो और वहां पे अगर ये सिचुएशन आ जाए तो मुश्किल होगी। मैंने एक ठेकेदार को बोला कि मुझे एक वेस्टर्न स्टाइल का घर बना दो, मैं कमर्शियल रिलेशन पे आ जाऊँ, चलो लीगल कमर्शियल रिलेशन, ठीक है। वेस्टर्न स्टाइल का घर बना दो। ये वेस्टर्न स्टाइल को डिफाइन कर सकते हो कोई? मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न। बट आपके जहन में जो वेस्टर्न स्टाइल है और जो उसके जहन में वेस्टर्न स्टाइल है, फर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसने तो बना दिया घर, जब आप देखने गए उस घर को तो पता है क्या चला? बोलो भाई, भाई आपने कहा यार ये तो वेस्टर्न स्टाइल में लगी नहीं था, ठीक है ना। अब ये कोई वो नहीं है, कोई कहते हैं छोटी मोटी चीज नहीं है, घर बना दिया उसने, पैसा लगा दिया उसने। तो अब यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी है, ठीक है, एम्बिग्यूटी है। तो अब ये एम्बिग्यूटी जब होगी तो इसका मतलब है कि ऑफर डेफिनेट नहीं थी। तो ऑफर डेफिनेट नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी। मैं गया बंगले पे गया, वहां पे 10 गाड़ियां खड़ी थी। मैंने कहा यार ये गाड़ी खड़ी है ना, मोहित की तरफ इशारा किया, ये गाड़ी समझ लो मोहित को। मैंने कहा यार ये गाड़ी जो है ना ये बड़ी जबरदस्त गाड़ी है, इसके मुझे दे दो 50 लाख रुपए। और बराबर में ये मेहरान खड़ी हुई थी, ये बराबर में, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगले दिन डिलीवरी के लिए मैंने 50 लाख पे किए, उन्होंने ये डिलीवर कर दिया मुझे। मैंने कहा यार ये क्या कहानी है। पता ये चला कि भाई ये जो इशारा हुआ था वो यहां से यहां चला गया। हाँ करते हैं ना, इसलिए कहते हैं फोटो पे हमेशा भरोसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना, किसी भी चीज में नहीं करना, ठीक है। तो अच्छा जी, तो आपकी ऑफर क्या होनी चाहिए? डेफिनेट ऑफर होगी। डेफिनेट समझ आ रहा है? डेफिनेट क्लियर है, ठीक है। ऑफर में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात पहली क्लियर है। दूसरी चीज क्या है? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होगी। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? मैंने एक पार्टी से कांटेक्ट किया कि भाई मुझे शुगर की सप्लाई चाहिए, मेरा कन्फेक्शनरी का बिजनेस है। मैंने कहा कि भाई मुझे 1000 kg शुगर चाहिए, और ये कितने 50 kg के बैग होने चाहिए। मैंने ऑफर ये की कि भाई ये आप मुझे दोगे इस तरह से, और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर बी कहे नहीं भाई मैं तो ये दूंगा आपको 1000 kg ट्रक पे पूरा लोड करके आपको दे दूंगा, आप खुद ही भर लो, तो इसका मतलब है कि आपने अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दी। बात क्लियर है? तो आपने अगर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दी तो इसका मतलब यह है कि आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई। क्लियर है बात? ठीक है। मैं अपनी गाड़ी बेचने जा रहा हूं, मैंने कहा कि भाई मैं पेमेंट जो लूंगा चेक से लूंगा या पे ऑर्डर से लूंगा, होता है ना, यही होता है। उसने कहा नहीं भाई मैं तो कैश दूंगा आपको। कैश का मसला ये होता है कि वो टैक्स में आप कहाँ दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मसले आ सकते हैं, ठीक है। आपको कैश नहीं चाहिए, आपको सिक्योरिटी रिस्क भी है, कभी कैश दिया और वहां से कोई दूसरी पार्टी आ गई, लाओ भाई कैश तो दे दो मैं, ठीक है, होता है ना ये, कि पता चला कि वही पार्टी जो थी वो कैश दे के निकल गई और उसके साथ उसके दूसरे भाई लोग आए, उन्होंने कहा लाई भाई कैश तो दें, आप जॉब पे आए। तो आपने कहा कैश में, कैश पे डीलिंग, तो आपने जब उसको ऑफर दी तो आपने कहा कि पेमेंट मैं कैसे लूंगा, पे ऑर्डर के जरिए पेमेंट लूंगा। बट दूसरी पार्टी ने आपको कहा कि नहीं भाई मैं पेमेंट कैसे दूंगी, दूंगी भी हो सकता है ना यार, गाड़ी से मर्जी खरीदते। चलो दूसरी पार्टी ने क्या ऑफर दी कि ये मैं आपको एक्सेप्टेंस कैसे दी कि भाई मैं आपको ये जो पैसे हैं ये कैश में दे रहा हूं। इसका मतलब ये है कि आप अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस
नहीं दे रहे। या आपको बोला गया कि पेमेंट मुझे 100% चाहिए, ये लेके लो अपने पास एग्जाम्पल सारी, ये काम आएंगी। आपको बोला गया कि 100% आपको पेमेंट कैसे चाहिए, पे ऑर्डर के जरिए चाहिए। आपने कहा नहीं भाई मैं तो 12 महीने में पे करूंगा इंस्टॉलमेंट में, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल नहीं दी। अनकंडीशनल का मतलब समझ आ रहा है? तो सर इसमें हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अगर वो पार्टी एक्सेप्ट करेगी तो अब यहाँ देखो होगा क्या, मैं थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट अभी बताया था। देखो नाम क्या तुम्हारा, सॉरी दोबारा बोलो। मुजम्मिल, तुम भी मुजम्मिल हो। मुजम्मिल को मैंने कहा कि भाई ये गाड़ी आप मुझसे खरीद लो, लेकिन पेमेंट आप दोगे, ठीक है, ये 50 लाख की जो पेमेंट है ये आप मुझे कैसे दोगे? कैश कहाँ से यार, पे ऑर्डर दोगे। आप जीते निकले, आपने क्या कहा, मुझे कैश नहीं दूंगा। आपने कहा कि भाई मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूँ पे ऑर्डर से, और बाकी जो पेमेंट है आप मुझसे 1 साल में डिवाइडेड बाय 12 करके लेने, 30 लाख रुपए मुझसे 12 महीने में लेने। मैंने आपको ये ऑफर दी थी, क्या दी थी ऑफर, कि 100% पेमेंट में आपसे। तो आप जो एक्सेप्टेंस कर रहे हैं वो अनकंडीशनल नहीं कर रहे, कंडीशनल कर रहे हो। मुजम्मिल समझो इस चीज को। मैंने तुम्हें देखो ऑफर जो है वो कंडीशनल दी, लिख लो अपने पास। ऑफर क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है कि पे ऑर्डर के जरिए 100% पेमेंट लूंगा, लिखो ये अपने पास। देखो मैं कह रहा हूं कि एग्जाम्पल है, लिखते रहो, तुम्हें काम आएंगी। ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। लिखो अपने पास, ऑनलाइन वाले हजरात भी लिखें जरा इसको। ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। क्या मतलब हुआ? अरे बताता हूँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा। क्या थी भाई ऑफर? गाड़ी देंगे 50 लाख रुपए में और 100% पेमेंट होगी और पे ऑर्डर होगा। अब दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट करने के साथ कहा ठीक है भाई 5 मिलियन ओके, पे ऑर्डर ओके, बट ओनली फॉर 2 मिलियन। रेस्ट क्या करेंगे भाई, रेस्ट अमाउंट इंस्टॉलमेंट फॉर 12 मंथ। अब ये कहानी डाल दी उसने, ठीक है भाई। तो अब यहां पे क्या उसने एक्सेप्टेंस कर ली, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सेप्टेंस मान लूं तो इसका मतलब ये होगा नाउ बोथ द पार्टीज आर बाइंड, ठीक है, दोनों पार्टीज बाउंड हो गई, ठीक है। अब ए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता तो इसका मतलब था ए बैकआउट नहीं कर सकता था। तो क्या मैं बी की इस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस मानूं? बोलो भाई मुजम्मिल, ऑनलाइन वाले हजरात, मानूं या नहीं मानूं? अब्दुल रहमान, इसको मैं एक्सेप्टेंस मानूं? ठीक है, क्योंकि ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आपकी जरूरी है, और अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस की तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। लिख लो अपने पास, कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। यहां तक क्लियर हो? कोई कंफ्यूजन? आएगा आएगा। इसको अब क्या कहेंगे, ये होगी काउंटर ऑफर। अभी काउंटर ऑफर क्या होती है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ऑफर एक्सेप्टेंस के चैप्टर में। बस यही हो गया, बोल रहे आप टीचर बन गए, अब मैं स्टूडेंट बन गया, ठीक है। काउंटर ऑफर का क्या मतलब है, इस पार्टी ने अब एक्सेप्टेंस दी थी बल्कि काउंटर ऑफर दे दी। क्लियर है?
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एज पर मोड प्रिस्क्राइब एंड मे बी एस एंड बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, इसको बस हाईलाइट कर लो। ये सारा का सारा जो मोड, मैनर्स, कम्युनिकेशन के रूल, ये हम ऑफर एक्सेप्टेंस के चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे। बात क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाओ जरा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एलिमेंट्स के मैंने आपको कहा चैप्टर है वो तो अलग है, बट जो चीज़ें आपकी चैप्टर का पार्ट नहीं है, जो हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहाँ तक ऑनलाइन वाले हजरात का कोई क्वेश्चन है हमारे पास? सब कुछ क्लियर है या कोई कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे? जी जनाब, कोई क्वेश्चन है आपका? यहाँ पे सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम बढ़ने जा रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अच्छा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप आपके बेयर एक्ट का पार्ट नहीं है। बेयर एक्ट का मतलब ये है कि लॉ के अंदर इस तरह की कहानी नहीं लिखी, बट लीगल केसेस में इस चीज को बड़ा कैटेगोरिकली डिफाइन किया गया है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे उसके अंदर इंटेंशन होनी चाहिए। किस चीज की? कि आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। देखो, अब यहाँ पे हम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा फोकस करके चलना मेरे साथ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटेंशन टू क्रिएट। अच्छा, पहले मैं कुछ सिनेरियो आपको बताता हूं और आप मुझे बताना कि आपको क्या लग रहा है कि लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई? दो पार्टी के नाम बताओ जल्दी से। एक खातून चाहिए, दो मर्द चाहिए, मतलब अलग अलग होंगे, तुम कुछ और चलेगा। आमिर लियाकत हुसैन, इसको ये कर दें ALH। ठीक है, तुम क्या समझे थे? L निकालोगे तो AH बन जाएगा, जो खतरनाक बात है। ठीक है, AB लिख दे। दूसरी पार्टी है AB और तीसरी पार्टी कौन है भाई? मरियम नवाज। बड़े दिल से बोला था मरियम नवाज। खैरियत है? दो हो गए भाई, जरदारी का नहीं। बिलावल कर दूं? आजा भाई, एक ALH, एक आपका AB और MN। ठीक है, ये तीन पार्टी थे मेरे पास। ठीक है, अब इसने क्या लिखा है? बिल्कीस, राशिद और रहीम। यार वो तो डिसाइड हो गया यार, बिल्कीस, राशिद, रहीम को मैं कहीं और इस्तेमाल करता हूँ। वैसे बिल्कीस कौन है? अच्छा जी, ये तीन पार्टीज हैं। ठीक है, अब फर्ज कर लो ये दोनों मियाँ बीवी हैं, आमिर लियाकत और MN। नहीं, वो तो सब सही है, दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक करो पहले। ALH और MN कौन है? मियाँ बीवी हैं। ठीक है, दोनों की शादी हुई। ठीक है ना, इन्होंने MN को कहा कि भाई हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? स्विट्जरलैंड जाएंगे। ठट्टा तो यार बेटा, तुम किसी और चीज के लिए जाओगे। कहाँ जाओगे भाई? प्रॉमिस है। ठीक है, शादी के 6 दिन के बाद ALH पर लड़ गया, कह भाई मैं तो नहीं जा रहा। ठीक है, ताक को ALH के बारे में इतना पता है ना, मतलब रहे तो नहीं हो ना उसके साथ।
अब ये मुझे बताओ, MN जो मरियम नवाज है, क्या इसके ऊपर केस फाइल कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? कंसिडरेशन को छोड़ो, अभी हम कंसिडरेशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, सारे एलिमेंट को अभी इग्नोर करो, इस पे जवाब देना मुझे। पर्सनल मैटर है। तुम अपने घर गए, बेगम तुम्हारी, तुम शादी से पहले तुम्हें लगता था कि बेगम आएगी और सारा घर संभाल लेगी। उसके बाद जब तुम घर गए तुम्हें पता चला कि भाई तुम्हें डबल काम करना पड़ रहा है, या तुम्हें खाना पकाने के लिए अलग रखना पड़ रहा है, सब कुछ रखना पड़ रहा है, तो तुम्हें अगर कोई शिकायत होगी तो तुम कोर्ट चले जाओगे? कोर्ट तुम्हें एंटरटेन करेगी? क्यों नहीं करेगी? बट वो कोर्ट नहीं है भाई। फोकस रखो लीगल लॉ पे भाई। लीगल रिलेशनशिप। अब्बा ने तुम्हें इंसेंटिव दिया कि बेटा CA पास कर लो, गाड़ी दिला दूंगा तुम्हें, ठीक है? CA हो गया, अब्बा पलट गए। अब जो ये पलट गए अब्बा, तो क्या बेटा कोर्ट में जाके कह सकता है कि अब्बा क्यों पलट गए? कह सकता है? क्या हो गया यार भाई, नफ्सा नफ्सी का दौर आ रहा है, अब्बा बेटे के हो सकते हैं इस तरह के रिलेशन, ठीक है? तो अगर फर्ज कर लो ALH और AB आपस में अब्बा बेटे, कौन है बाप बेटा? कौन है बाप? कौन है? ठीक है, इन्होंने इनको कहा कि भाई तुम जो है ना पेपर पास कर लो, मैं तुम्हें क्या दिला दूंगा? वहां तो उनके अपने हालत भी खराब है, तुम्हें मैं क्या दिला दूंगा? गाड़ी दिला दूंगा, ठीक है ना? अब ये जो गाड़ी की बात हो रही है, अगर वो नहीं दिलाते तो क्या बेटा कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। अब मुईद ने मुझे ऑफर की कि भाई मैं आपको आज रात पे डिनर करा दूं, सही है? क्यों, तुम्हें हर चीज तुम्हें बताएंगे, पर्सनल मामला है। मुईद ने मुझे ऑफर क्या की? कहाँ करा रहे हो? असल में ये दिल की ख्वाहिशात जो है ना, पहली हुई नहीं है सेकंड वाइफ। पहली कर लोगे फिर कहोगे यार जन्नत में जाके देखेंगे वहां कुछ मिला तो सही है। अब मुईद ने मुझे ऑफर क्या की भाई कि मुझे, ठीक है, मैंने मुईद के साथ डिनर करना था, उसके लिए मैंने तैयारी वैयारी की, नया जोड़ा खरीदा, ठीक है, कैंडल खरीदी, ठीक है। अब मैंने पैसे खर्च किए, मैंने क्या कहते हैं उबर करके मुईद के साथ डिनर करने पहुंचा, 1000 रुपये किराया दिया, 5000 रुपये का जोड़ा खरीदा, परफ्यूम शर्फ्यूम खरीदा, सब कुछ 10-15 हज़ार खर्च हो गया मेरे। मैं जाके जब रेस्टोरेंट पहुंचा मुझे क्या पता चला, मुईद शॉर्ट हो गया। अब ये जो मुईद शॉर्ट हुआ है तो मेरा दिल तो चाह रहा था कि मुईद को एबी के पास भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब क्या मैं मुईद पे ये 15,000 रुपए का हर्जाना कर सकता हूँ? किसके पास करोगे? कोर्ट जाऊंगा। क्या मैं मुईद के पास कहूँ, कोर्ट में जाके कह सकते हो कि देखें मुईद ने मेरा 15,000 रुपए का नुकसान करा दिया है, तो ये कोर्ट मुझे रिकवर करके दें, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब मैं जरा थोड़ा सा, ये समझ आ रही है एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने मुईद के साथ एक एग्रीमेंट किया कि भाई मुईद का शुगर सप्लायर का बिजनेस है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेटें और टॉफियाँ बनाता हूँ मैं। मैंने मुईद से कहा कि यार मुझे आप 1000 किलो शक्कर इस डेट पे डिलीवर करोगे, पेमेंट की ये टर्म है। मुईद वो मुझे डिलीवर नहीं करता, क्या मैं केस कर सकता हूँ? बात समझ आ रही है? मुझे कुछ आइडिया हो रहा है कहाँ केस कर सकता हूँ, कहाँ पे केस नहीं कर सकता। तो अगर मैं इन चीजों को थोड़ा सा डिजाइन करके देखूं तो मैं यहाँ 3 चीजों की बात कर रहा हूँ, ये नोट भी कर लेना। फैमिली,
कमर्शियल, और तीसरा क्या है? सोशल। फैमिली, कमर्शियल और सोशल। कोड इन 3 पैरामीटर पे पहले आपके नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, और एक टेस्ट करेगी, और उस टेस्ट को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट। क्या करेगी? और उस ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट पे एक प्रिजम्पशन क्रिएट करेगी। मतलब मुझे देख के आप लोगों की प्रिजम्पशन क्या है कि एक शरीफ सा इंसान होगा, ऐसी है ना? बाद में मुझे आप किसी प्राइवेट पार्टी में मिल गए, सारी प्रिजम्पशन दूर हो गई। ठीक है, तो अब यहां पे कोड क्या करेगी? प्रिजम्पशन का टेस्ट करेगी। फैमिली का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो कोर्ट प्रीज्यूम क्या करेगी? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है या नहीं है? बोलो भाई। यार ये ऑफ, अब भाई अभी तो क्लास शुरू हुई है, ऑफ कहां से आ गया? 12:30 तो वैसे टाइम है ना। अभी तो 12:15 तो है ना टाइम, तो मसला क्या है फिर? 5 मिनट है ना भाई, अभी तो है टाइम, होल्ड कर लो। अच्छा फोकस रखो यहाँ पे यार, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, इंशाल्लाह क्लोज करें। 10:30 से कितने? 12:15 है जी, 10 से 12:30 यार। लेकिन इसके लिए देखो एक चीज नोट कर लो, मेरी हमेशा कोशिश होती है, मैं यहाँ पे 9:15 में कैंपस में मौजूद था, 10 का मतलब मैं 10 लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम अब तुम लोगों के साथ ये हो गया है, 10 का मतलब तुम लोग 10:15 10:30 लेते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करो, टाइम पे आना। तो कल कब क्लास है? कल है नहीं क्लास? कल क्लास है शायद, चेक कर लेना। हाँ, रात में पता चलेगा ना, कल क्लास होगी सुबह 10:30 से मेरे ख्याल से 1 तक। ठीक है, अच्छा जी इधर फोकस कर लो, 5 मिनट है मेरे पास, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। फैमिली रिलेशनशिप के अंदर कोर्ट क्या प्रीज्यूम करेगी? कि इंटेंशन, पर्सनल मसला नहीं बोलो। देखो मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब भी उस आंसर दे दो जिसमें है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है या नहीं है? देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट। ये क्या कह रहे हैं? मैं देखो वर्ड को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिख लो अपने पास, इट इज अ प्रिजम्पशन। लिखो अपने पास, दिस इज अ प्रिजम्पशन। का क्या मतलब है? प्रिजम्पशन का मतलब ये है ये अज्यूम किया जा रहा है, तो अजम्पशन गलत भी हो सकती है भाई। ठीक है, तो कोर्ट आपकी शक्ल देख के पहले देखेगी कि हाँ भाई ये मुजरिम लग भी रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कोर्ट फैमिली का कोई कॉन्ट्रैक्ट देखेगी तो प्रीज्यूम क्या करेगी? देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट। ठीक है, मियाँ बीवी का रिलेशन, अम्मा बेटे का रिलेशन, बाप बेटे का रिलेशन। कोर्ट कहेगी भाई ये घरेलू मसले अगर हमने सॉल्व करने शुरू कर दिए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी भाई। वो एक डिफरेंट केस वाले होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होते, होते हैं। मैं आऊंगा अभी, प्रीज्यूम से आगे आता हूं मैं भी। ठीक है, बट पहला प्रिजम्पशन क्या होगी? नहीं होती। सर अनाउंसमेंट कल आपकी क्लास से 10:30 एडवांस अनाउंसमेंट हो चुकी थी। ठीक है भाई, कल 10:30 से 1 क्लास है भाई। ठीक है, अच्छा ये फैमिली समझ आ गई। अब आ जाओ कमर्शियल। कमर्शियल में कोर्ट प्रीज्यूम क्या करेगी? देयर इज ऑलवेज अ, तुम इंस्टीट्यूट में पैसे दोगे तो इंस्टीट्यूट क्या देगा तुम्हें? टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तुम जहाज का टिकट खरीदोगे तो जहाज वाले तुम्हें क्या करेंगे? ठीक है, जहाज लेके जाएंगे, ट्रेवल करवाएंगे। तुम बस में बैठ के आ रहे हो, पैसे दे रहे हो किराए के, तो वो तुम्हें ट्रांसपोर्ट कर रही है इधर से उधर। तुम जाके किसी रेस्टोरेंट में बैठते हो, तुम पैसे दे दो, कमर्शियल है ना। देखो तुम्हारे घर पे बेगम ने खाना नहीं पकाया, तुम केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन
अगर तुमने अपनी शादी का खाना कहीं से पकवाया और उसने खाना डिलीवर नहीं किया, यू कैन फाइल अ केस। फर्क आ गया ना, क्योंकि एक ही नेचर है बट रिलेशन डिफरेंट है। तो यहां पे कोर्ट की प्रिजम्पशन क्या होगी? देयर इज ऑलवेज इंटेंशन टू क्रिएट। और सोशल, जो बिटवीन सोशल सर्किल होंगे, मैं और मोहित दोस्त हैं, इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है, कोर्ट यहां पे प्रिजम्पशन नहीं लेगी, वो मेरिट पे फैसला करेगी। मेरिट का क्या मतलब है? वो देखेगी भाई नेचर ऑफ रिलेशन क्या है। तुम, मैं और ये गाड़ी का सौदा कर रहे हैं, लीगल रिलेशन है। मैं प्रॉपर्टी का सौदा कर रहा हूँ मोहित के साथ, लीगल रिलेशन है। मैं और मोहित पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करके बैठे हुए, लीगल रिलेशन है। मैं और मोहित खाने पे गए और मोहित ने धोखा दे दिया, तो कोर्ट यहाँ पे प्रिजम्पशन नहीं लेगी, वो कहेगी कि भाई यहाँ हमें कुछ नहीं पता, यहाँ हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर्ट आपके इन हेड्स के अंदर प्रिज्यूम करेगी। अच्छा, एक आखिरी चीज लेते जाओ अगली क्लास के लिए कि देयर इज ऑलवेज अ रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन इज एन असम्पशन मेड बाय कोर्ट। आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं मैं इसकी बिफोर द पैरा। अ रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन इज एन असम्पशन मेड बाय अ कोर्ट, वन दैट इज टेकन टू बी ट्रू अनलेस समवन कम फॉरवर्ड टू कंटेस्ट इट एंड प्रूव अदरवाइज। दूसरी पार्टी आके कह सकती है कि भैया जो आपने असम्पशन ली है वो गलत है, ये मेरे अब्बा हैं लेकिन ये मेरे क्लाइंट हैं। भाई मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, अब्बा है मेरे पास, बेटा इसका क्या मतलब है? अब्बा ऐसे नहीं चलेगा, मेरे घंटे के चार्जेस ये हैं। आप मुझे पैसे दोगे तो ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसको हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे और कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह एलिमेंट ऑफ कॉन्टेक्ट को पूरा करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज जो पढ़ा है उसके ऊपर सिर्फ 10 मिनट लगा के जितनी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है उन सबको पढ़ के आना। बात क्लियर है? थैंक यू गाइस।